हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश का क्रैश कोर्स 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 9 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इंग्लिश के क्रैश कोर्स में आपके लिए टोटल 10 क्लास लेकर आएंगे और इन 10 क्लास में 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। और इन 500 क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया, क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया, इसलिए आपको अलग से क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 8 तक के क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 8 तक के क्लास को भी जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। तो चलिए इसमें देर न करते हुए पार्ट 9 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। द पेज फॉर लिविंग अर्थात जीवन की रफ्तार, यह जो पार्ट है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है, आप इन क्वेश्चंस को पहले से याद किए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को रिवीजन करते हुए चलिएगा, इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप सिर्फ मुझ पर एक बार बिलीव कीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलिए और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको क्लास में सभी क्वेश्चंस याद भी हो जाएगा। तो जो पेज फॉर लिविंग यह किसके द्वारा लिखा गया है, एंग सन सू के द्वारा, टोनी मॉरिसन के द्वारा, आरसी हचिंसन के द्वारा या फिर सत्यजीत राय के द्वारा। तो यह जो पार्ट है द पेज फॉर लिविंग, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक आरसी हचिंसन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरसी हचिंसन। द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय आरसी हचिंसन। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ ब्लैंक मैन। इन द पेज फॉर लिविंग अर्थात जो जीवन का रफ्तार पार्ट है, उसमें जो लेखक है उन्होंने किस व्यक्ति की समस्याओं का वर्णन किया है। आधुनिक व्यक्ति की समस्याओं का वर्णन किया है, एंशियंट मतलब पुराने व्यक्तियों की समस्याओं का वर्णन किया है, फ्यूचर भविष्य में आने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का वर्णन किया है, या फिर अनसिविलाइज्ड असभ्य व्यक्तियों की समस्याओं का वर्णन किया है। तो इन द पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं उन्होंने आधुनिक समय के व्यक्तियों का द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन मतलब आधुनिक समय के व्यक्तियों की समस्याओं का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडर्न। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो एन ब्लैंक कॉर्न मर्चेंट। जो इस प्ले का, जो इस नाटक का मुख्य पात्र था, जो कि लेखक देखने गया था। तो लेखक एक नाटक देखने गया था और उस नाटक का मुख्य पात्र एक कॉर्न मर्चेंट था। तो कॉर्न मर्चेंट होता है, कॉर्न मतलब होता है फसल और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, तो मतलब कि फसल का व्यापारी। तो वह फसल का व्यापारी कैसा था, बूढ़ा था, हैंडीकैप्ड था, विकलांग था, जवान था या फिर डायबिटिक था। तो जो मेन कैरेक्टर था वह कॉर्न मर्चेंट, वह बहुत ही बूढ़ा था, उसको नाटक में देखा था लेखक ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डरली। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। उस नाटक का जो मुख्य पात्र था वह एक बूढ़ा फसल का व्यापारी था जिसको लेखक ने देखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डरली। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल ब्लैंक ऑफ ट्रैवल। जो लेखक हैं उनको बहुत ही तेज गति से यात्रा करना पसंद था, लेकिन जब वो तेज गति से यात्रा नहीं करते थे तो उनको वास्तविक यात्रा का क्या नहीं मिलता था। उनको वास्तविक यात्रा से दुख होता था, उनको वास्तविक यात्रा से खुशी नहीं मिलती थी, उनकी सपना पूरी नहीं होती या फिर उनका ज्ञान नहीं बढ़ता था। तो जो लेखक जो थे उनको तेज गति से यात्रा करना पसंद था, ट्रैवल करना पसंद था, और जब वे तेज गति से ट्रैवल नहीं करते थे तो उनको वास्तविक आनंद नहीं मिलता था, अर्थात वास्तविक प्लीजर नहीं मिलता था उस यात्रा से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीजर। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रैवल। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग। जो स्लो थिंकर्स है, जो धीमी विचारधारा है, यह बहुत ही बड़ी दुष्प्रभाव है, बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है आने वाली
आने वाली किस चीज़ के लिए, कार के लिए, आने वाली फैक्ट्री के लिए, आने वाली लिविंग जीविकाओं के लिए या फिर आने वाली छुट्टियों के लिए। तो यह जो धीमी विचारधारा की सोच है यह बहुत ज़्यादा हानिकारक है, यह बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेगी आने वाली जीविका पर, आने वाली भविष्य वाले लोगों पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिविंग। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए लिविंग। आरसी हचिंसन वोजे, जो आरसी हचिंसन थे जो कि द पेज फॉर लिविंग पार्ट के लेखक हैं, तो वे क्या थे? एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे, एक अमेरिका के उपन्यासकार थे, ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, फ्रेंच नोवेलिस्ट थे या फिर इटालियन नोवेलिस्ट थे? तो जो आरसी हचिंसन थे वे एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, अर्थात ब्रिटिश उपन्यासकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आरसी हचिंसन वॉज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले विच ए कोर मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर? जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया है कि जो लेखक नाटक देखने गए थे तो उन्होंने नाटक को कहाँ देखा था, जिसमें कोर मर्चेंट जो फसल का व्यापारी था उस नाटक का मुख्य पात्र था, प्रमुख पात्र था। तो वे नाटक देखने कहाँ गए थे? बुडापेस्ट में, मिलन में, दुबलिन में या फिर कंटेब्यूरी में। तो जो लेखक थे वे नाटक देखने गए थे जिस नाटक में मुख्य पात्र थे फसल का व्यापारी, कोर मर्चेंट, बूढ़े कोर मर्चेंट, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो वे इस नाटक को दुबलिन में देखने गए थे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वे नाटक देखने कहाँ गए थे, तो वे दुबलिन में देखने गए थे प्ले को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबलिन। वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच ए कोर मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबलिन। हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग रूबल 10 ऑन ए हॉलीडे? फैंटास्टिक नोशन का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी धारणा। तो बहुत ही अच्छी धारणा पर कौन खर्च करता था 10 रूबल हर संडे को, हर छुट्टी के दिन, हर हॉलीडे के दिन? सन ऑफ कोर मर्चेंट, जो फसल व्यापारी था उसका बेटा, जो सन ऑफ कोर मर्चेंट फसल व्यापारी की बेटी, फादर ऑफ कोर मर्चेंट फसल व्यापारी के पिता या फिर फसल व्यापारी की पत्नी। तो जो फैंटास्टिक नोशन में अच्छी विचारधारा पर जो खर्च करता था 10 रूबल, वह थी उसकी पत्नी, वाइफ ऑफ कोर मर्चेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइफ ऑफ कोर मर्चेंट स्पेंडिंग रूबल 10 ऑन फैंटास्टिक नोशन ऑन ए हॉलीडे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइफ ऑफ कोर्न मर्चेंट। हु वॉज चीटिंग द कोर्न मर्चेंट? जो कोर्न मर्चेंट था, जो भुट्टा का व्यापारी था, जो फसल का व्यापारी था, उसको कौन धोखा दे रहा था, कौन चीट कर रहा था? उसका बेटा, उसकी नेफ्यू, उसकी भतीजी मतलब उसकी बेटी या फिर उसकी पत्नी? तो जो कोर्न मर्चेंट था उसको धोखा दे रहा था उसका नेफ्यू मतलब उसका भतीजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिज नेफ्यू चीटिंग द कोर्न मर्चेंट। कोर्न मर्चेंट को उसको नेफ्यू जो था वह उसको धोखा दे रहा था। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ? कौन जिंदगी की तेज रफ्तार को डिसलाइक नहीं करता है अर्थात पसंद करता है? कोर्न मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ कोर्न मर्चेंट, द ऑथर या फिर वाइफ ऑफ कोर्न मर्चेंट? तो इस जिंदगी की तेज रफ्तार को कौन डिसलाइक नहीं करता है, मतलब कि कौन लाइक करता है रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ? तो वे जो थे ऑथर थे, लेखक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ऑथर डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ। अर्थात जिंदगी की तेज रफ्तार को जो लेखक हैं वे नापसंद नहीं करते हैं, मतलब कि पसंद करते हैं। उनको जिंदगी की तेज रफ्तार पसंद था, तभी तो वे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार को चलाया करते थे। जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग? मतलब बहुत ही तेज गति में यात्रा करना किसको पसंद था? कोर मर्चेंट को, फसल व्यापारी को, फसल व्यापारी की पत्नी को, लेखक को या फिर नन ऑफ दिस, किसी को भी नहीं? तो इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया कि जो इस पार्ट के लेखक हैं आरसी हचिंसन, उनको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाना अच्छा लगता था। उनको जिंदगी की तेज रफ्तार बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ऑथर। द ऑथर लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, जो लेखक थे उनको तेज गति से यात्रा करना बहुत अधिक पसंद था। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? ये 4 प्रकार का वर्ड है और पूछा जा रहा है कि ये जो वर्शिप वर्ड है इसी वर्शिप वर्ड से मिलता जुलता है, इसमें कौन सा वर्ड? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ इनमें से कौन सा वर्ड है? एडोर, एस्पिरिट, स्पिरिट या फिर डिस्पेयर? तो यह जो एडोर वर्ड है इसका भी अर्थ यही होता है वर्शिप, मतलब कि पूजा करना। ये दोनों के दोनों सिनोनिम वर्ड्स है, मतलब जो इसका अर्थ होता है वही इसका अर्थ भी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि पूछा यह जा रहा है कि इन चारों वर्ड में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि वर्शिप की मीनिंग को ही बताता है, स्टैंड करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एडोर। एडोर वर्शिप पैसेज स्टैंड्स फॉर द वर्शिप। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? लेखक जो थे किस विचारधारा से संबंधित थे? जब ऑथर जो थे, जो लेखक थे, पाठ के लेखक, वे किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित थे? फास्ट थिंकर बहुत ही तेज विचारधारा से, बहुत ही धीमी विचारधारा से, बहुत ही स्टेडी थिंकर से या फिर नन ऑफ दीज थे? तो इस पाठ में ही हमने आपको शुरू में बता दिया था कि जो लेखक थे वे
स्लो थिंकर्स मतलब कि धीमी विचारधारा से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लो थिंकर्स। स्लो थिंकर्स डिड द ऑथर बिलोंग। हाउ मैनी गर्ल्स देयर वर इन द फिल्म। जो फिल्म बनाई गई थी उसमें कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, 4 लड़कियां, 4 लड़कियां थी या फिर 5 लड़कियां थी? तो जो फिल्म बनाई गई थी उस फिल्म में 3 लड़कियां थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म। In this lesson, the narrator tells about how he advises everybody what they should to protect the। इस पाठ में जो कथावाचक हैं वे सभी को क्या सलाह देते हैं कि सभी लोग अपनी जो सुरक्षा है स्वयं कर सकते हैं। तो वे जो सुरक्षा करने के लिए इस पाठ में सलाह क्या देते हैं? एल्डरली बूढ़ों को सलाह देते हैं, इकोलॉजी वातावरण को सलाह देते हैं, चिल्ड्रन बच्चों को सलाह देते हैं या फिर पेडेस्ट्रियन को सलाह देते हैं। तो जो इस पाठ में जो कथावाचक हैं वे बच्चों को बहुत ही अच्छी से सलाह देते हैं कि सभी के सभी लोग एवरीबडी शुड डू प्रोटेक्ट द, मतलब सभी के सभी बच्चे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्ड्रन। In this lesson, the narrator tells about he advised everybody what they should to do the children. The narrator told Mr. William not to burn leaves as it is blank for the air and ecology। जो कथावाचक हैं वे मिस्टर विलियम को कहते हैं कि इन पत्तियों को मत जलाओ क्योंकि यह वायु के लिए और इकोलॉजी के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है। वायु और इकोलॉजी के लिए बहुत ही खराब है, बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही हेल्पफुल, उपयोगी है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि अगर खुली हवा में पत्तों को जलाया जाए तो वह जो होगी हवा के लिए और हमारी वातावरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए अर्थात बैड है, हानिकारक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैड। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। Jim asked Mrs. Greeny to keep the old newspaper for the school going children who blank them। जो जिम है वह मिसिस ग्रीनी को पूछता है, जो जिम है वह मिसिस ग्रीनी से पूछता है कि तुमने वे पुराने न्यूज़पेपर्स को कहाँ रख दिए हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे ने कलेक्ट किया था, जलाया था, खरीदा था, पढ़ा था या फिर कलेक्ट किया था। तो जो मिसिस ग्रीनी से जिम पूछते हैं कि तुमने उन पुराने अखबार को, पुराने समाचार पत्रों को कहाँ रख दिया है जिसको स्कूल जाने वाले बच्चों ने जमा किया था, कलेक्ट किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्टेड। जिम आस्क्ड मिसेस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु कलेक्टेड देम। Jim told Mr. Johnson that it would reduce blank and save ecology if he did not use her car for traveling to short distance। जो जिम है वे मिस्टर जॉनसन को कहते हैं कि तुम बचा सकते हो अपने पेट्रोल और वातावरण को अगर तुम थोड़ी सी दूर जाने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपनी कार का इस्तेमाल मत करो। मतलब कि आप थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए पैदल ही चल जिया करो, पैदल ही जाया करो और थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल मत किया करो, अपने कार से मत जाया करो। तो वह अपने पेट्रोल और वातावरण बचाने के लिए उसको सलाह देता है, बताता है, पेट्रोल और पोल्यूशन बचाने के लिए, वेट अपना वजन घटाने के लिए और इकोलॉजी को सेव करने के लिए या फिर अपना डीजल और वातावरण को सेव करने के लिए। तो जो जिम है वे मिस्टर जॉनसन को कहते हैं कि तुम अगर थोड़ी बहुत दूरी यात्रा करने के लिए अपनी कार का यूज़ मत करोगे, नॉट यूज़ हर कार, तो तुम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोल्यूशन। क्योंकि अगर कार से जाएगा तो कार से एयर पोल्यूशन होगा। तो अगर थोड़ी बहुत दूर के लिए कार का यूज़ ना किया जाए तो एयर पोल्यूशन और वातावरण को बचाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोल्यूशन। Jim told Mr. Johnson that it would reduce pollution and save ecology if he did not use her car for traveling to short distances. Jim's mother told him to that used up blank watching television all time। जो जिम की माता है वह कहती है उसको कि तुमने सभी का सभी ख़त्म कर दिया है वॉचिंग टेलीविज़न देखकर, पूरी समय टीवी को देखते हुए। पूरे सभी का सभी पेट्रोल ख़त्म कर दिया, सभी का सभी पानी ख़त्म कर दिया, सभी का सभी बिजली ख़त्म कर दिया, या फिर सभी का सभी टाइम ख़त्म कर दिया। तो आप तो इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं में दे सकते हैं कि जो टेलीविज़न है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो जिम की जो माता है वह उनको कहती है कि तुमने पूरा समय टीवी देख देख कर सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को समाप्त कर दिया है, यूज्ड अप कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप इलेक्ट्रिसिटी बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम।
हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। अगर आपको किस पाठ के लेखक कौन है और कौन सा लेखक के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर नेम ऑफ चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स के वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश में 5 नंबर को गेन कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में नेम ऑफ चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स से मैच द फॉलोइंग आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ लेखक और उनके कार्ड से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट पाठ के लेखक कौन है, जॉन हचिनसन, जॉन लेक्सेउ, टोनी मॉरिसन या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मी एंड द इकोलॉजी पाठ के जो लेखक हैं वे हैं जॉन लेक्सेउ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लेक्सेउ इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। यह बहुत ही कठिन है कि सभी व्यक्तियों से काम करवाया जाए वातावरण के लिए, हार्मोनी के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए या फिर इकोलॉजी के लिए। तो यह बहुत ही हार्ड है, यह बहुत ही मुश्किल है कि सभी पीपल से काम करवाया जाए इकोलॉजी के लिए अर्थात वातावरण के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोलॉजी। यह बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। वट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। जो लेखक थे उन्होंने वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या किया था। डूइंग प्लांटेशन, बहुत अधिक पेड़ पौधों को लगाया था। अवॉइडिंग पोल्यूशन, प्रदूषण करना कम कर दिया था। बाय अवेयरिंग पीपल, सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक किया था कि वातावरण को बचाइए। या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं किया था। तो जो लेखक थे उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय अवेयरिंग पीपल। वट द ऑथर डू फॉर द इन्वायरमेंट। तो जो लेखक थे उन्होंने वातावरण के लिए यह काम किया था कि उन्होंने सभी लोगों को वातावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय अवेयरिंग पीपल। टू whom डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। जो लेखक हैं वे किसे कहते हैं कि तुम इन पत्तों को मत जलाया करो। मिस्टर जॉनसन को कहते हैं, मिस्टर विलियम्स को कहते हैं, मिस्टर चार्ल्स को कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। तो जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वे कहते हैं इनमें से किसी को भी नहीं कि तुम यहाँ पत्ते मत जलाया करो। यू शुड नॉट बर्न द लीफ, पत्ते को मत जलाओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। विच रूट डज द ऑथर फॉलो। किस प्रकार की धारा को, किस प्रकार की रूटीन को जो ऑथर थे, जो लेखक थे, फॉलो करते थे। फिजिकल रूट को, कम्युनिकेशन रूट को, पेपर रूट को या फिर नन ऑफ दीज को। तो जो लेखक थे वे पेपर रूट को, कागज धारा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपर रूट। पेपर रूट डज द ऑथर फॉलो। पेपर रूट मतलब कि जो खत लिखा जाता है, जो पत्र लिखा जाता है, उसी विचारधारा से वे संबंधित थे, अर्थात जो ऑथर थे वे पेपर रूट को फॉलो करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपर रूट। वट अकॉर्डिंग टू ऑथर्स गुड फॉर गार्डन। मतलब कि जो बगीचा होता है, बगीचा के लिए लेखक के अनुसार क्या अच्छा है। उर्वरक, फर्टिलाइजर अच्छा है, इरिगेशन, सिंचाई करना अच्छा है, कंपोस्ट, खाद अच्छा है या फिर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं अच्छा है। तो जो लेखक थे मी एंड द इकोलॉजी बिट पाठ के, उनके लिए बगीचा में अच्छा होता है कंपोस्ट डालना, अर्थात बगीचा के लिए, खेत में और बगीचों के लिए कंपोस्ट मतलब कि खाद बहुत ही अच्छा होता है, गुड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपोस्ट। कंपोस्ट इज गुड फॉर द अकॉर्डिंग टू ऑथर फॉर गार्डन। वट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स के अनुसार जो खाद है उससे किस प्रकार की समस्या, किस प्रकार का पोल्यूशन, किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं। तो जो मिस्टर विलियम थे उनका कहना था, उनके अनुसार जो कंपोस्ट होता है, जो खाद होता है, उससे पोल्यूशन होता है नॉइज पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स बाय कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन। विच वर्ड इन द पैसेज नोन एज ए फिल्थ। आप इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कमेंट में देते हुए चलिए, और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है तो यस सभी टाइप करते हुए चलिए। तो विच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज फिल्थ। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फिल्थ। फिल्थ का मतलब हम आपको सिंपली बता दें कि फिल्थ का मतलब होता है कूड़ा कचरा। तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कूड़ा कचरा से रिलेटेड है। गार्बेज, कंपोस्ट मतलब, तो इससे पहले हम आपको बता दिया खाद, इकोलॉजी होता है वातावरण, और लोन होता है कुछ अन्य चीज़। तो फिल्थ का जो इसमें मिलता जुलता वर्ड है वह गार्बेज है, कूड़ा कचरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्बेज। गार्बेज इन द वर्ड पैसेज इज नोन एज फिल्थ। वेयर वॉज मिसिस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर्स।
मतलब कि जो मिसिस ग्रीनी थी वे न्यूज़पेपर को कहाँ रखती थी? नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने कूड़ेदान के मतलब बैग में रखती रहती थी। इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, बगीचे के एक कोने में रखती थी। एनीवेयर इन कैंपस, कैंपस में कहीं भी रख देती थी, या फिर नन ऑफ दिस, इन सभी जगहों में से कहीं भी नहीं रखती थी। तो जो मिसिस ग्रीनी थी वे न्यूज़पेपर्स को रख देती थी अपने गार्बेज बैग में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। वेयर वॉज मिसिस ग्रीनी पिलिंग न्यूज़पेपर्स? तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम? जो मिस्टर विलियम थे वे वास्तविक में जिम को क्या कहना चाहते थे? कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, पेड़ पौधों के लिए जो खाद है वह बहुत ही अच्छा नहीं है। कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो खाद है वह वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। कंपोस्ट स्मेल अप्स द होल स्ट्रीट, जो कंपोस्ट है जो खाद है वह पूरी की पूरी गली को, पूरी की पूरी एरिया को स्मेल कर देता है, गंधित कर देता है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले ही आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो मिस्टर विलियम थे वे कहते थे कि उनके अनुसार बगीचा में खाद डालना बहुत ही प्रकार का एक नॉइज पोल्यूशन होता है। तो उनका कहना था कि जो कंपोस्ट है वे जो मिस्टर विलियम थे वे जिम को वास्तविक में कहना चाहते थे कि जो खाद है वह पूरी की पूरी गली को गंधित कर देता है, पूरी की पूरी गली को गंध फैला देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपोस्ट स्मेल अप्स द होल स्ट्रीट। जो कंपोस्ट स्मेल अप्स द होल स्ट्रीट मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन टू से टू जिम। दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए ब्लैंक। जो यह पाठ है यह वास्तविक मित्रता वाला पाठ है ह्यूमन बीइंग, मानव और जानवरों के बीच, मानव और एलियन के बीच, मानव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच, या फिर मानव और भूतों के बीच, घोस्ट के बीच। तो यह जो पाठ है इसमें वास्तविक मित्रता का वर्णन किया गया है मानव और ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच, जंतुओं और जीवों के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एनिमल। दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए एनिमल, या फिर एंड एन एनिमल, दोनों ही सही हो जाएगा। Everyone told the narrator that the squirrel would not blink after being attacked so badly by the crows. सभी के सभी लोग कह रहे थे नरेटर को, कथावाचक को, कि जो यह स्क्विरल है, जो यह गिलहरी है, यह नहीं बचेगा क्योंकि यह बहुत ही बुरी तरह से घायल किया गया है कौओं के द्वारा। तो यह क्या नहीं होगा? यह नहीं बढ़ेगा, यह नहीं खाएगा, यह नहीं बचेगा, या फिर यह नहीं सोएगा। तो हमने आपको क्वेश्चन समझाते हुए कह दिया कि यह नहीं बचेगा मतलब नॉट लिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरीवन टोल्ड द नरेटर, जो लेखिका है, जो पाठ की कथिवाचिका है, उसको सभी के सभी लोग कहते हैं कि इस गिलहरी को बहुत ही बुरी तरह से कौओं के द्वारा अटैक किया गया, बहुत ही बुरी तरह से कौओं के द्वारा घायल किया गया, इसलिए यह नहीं बचेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्विरल वुड नॉट लिव आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। आप सोच रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो हम इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को क्लास में ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को जितना अधिक अच्छे से समझिएगा उतना ही अधिक अच्छे से आपके ये माइंड में सेट हो जाएंगे। और आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद, और आगे भी आप इस वीडियो में बने हुए रहिए, क्योंकि आज सिलेबस से रिलेटेड सभी का सभी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट, गीलू वांटेड टू कैच हर। मतलब जो लेखिका थी, जो कथावाचिका थी, वह बैठ कर लिखने लगती थी। तो जो गीलू था, गीलू उस गिलहरी का ही नाम था, स्क्विरल का ही नाम था। तो वो उसकी किस चीज़ को कैच करने लगता था? उसकी एकाग्रता को, उसके पेन को, उसके पेपर को, या फिर उसकी बालों को। तो जब नरेटर बैठ कर लिखने लग जाती थी तो जो गीलू था वह उसकी अटेंशन को, उसकी एकाग्रता को कैच करने लगता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अटेंशन। व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट, गीलू वांटेड टू कैच हर अटेंशन। गीलू फेवरेट फूड वॉज, यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। वैसे तो हम सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि जो गीलू था, जो गिलहरी था, उसका प्रिय फूड क्या था, उसका पसंदीदा भोजन क्या था? राइस, चावल था, ब्रेड था, काजू था, या फिर जाम था? तो यह जो गीलू था, इस गीलू के लिए, इस गिलहरी के लिए उसका पसंदीदा भोजन काजू था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजू। गीलू फेवरेट फूड वॉज काजू। The narrator liked to believe that on some blank day, गीलू would come back to life as a small जूही flower. जो लेखिका है वह पसंद करती है, वह इस बात पर विश्वास रखती है कि कुछ दिनों बाद जो गीलू है वह फिर से अपनी लाइफ में स्मॉल जूही की तरह हो जाएगा। सम ऑटुमन डे, मतलब कुछ ऑटुमन के दिन, कुछ स्प्रिंग के दिन, कुछ विंटर के दिन, या फिर कुछ समर के दिन। तो जो लेखिका है वह कुछ स्प्रिंग के दिन सोचती है कि जो गीलू है वह फिर से अपनी ज़िंदगी में स्मॉल जूही की तरह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रिंग। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम स्प्रिंग डे गीलू वुड कम बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर। हु हैज़ रिटेन गीलू?
अब आ गया है कि गीलू पाठ लिखा किसके द्वारा गया है, इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा, सत्यजीत राय, पुराण सिंह या फिर विद्यापति। तो ये जो गीलू पाठ है, इस गीलू पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। और अगर आपने ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ को नहीं देखा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, तो आप उन वीडियोज़ को भी हमारे चैनल में चेकआउट करके देख लीजिए। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन लिखना सीख जाइएगा तो 5 नंबर तो आप एग्जाम में ऐसे ही गेन कर लीजिएगा। तो यह जो गीलू है, इस गीलू पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वॉज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द ब्लैंक स्कूल ऑफ पोइट्री। जो महादेवी वर्मा थी वह कहाँ की प्रमुख कवित्री थी, कहाँ किस स्कूल की प्रमुख कवित्री थी, छयावाड़ी स्कूल की, रिवॉल्यूशनरी स्कूल की, भक्ति स्कूल की या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी भी स्कूल की नहीं। तो जो महादेवी वर्मा थी वह छयावाड़ी स्कूल की एक प्रमुख कवित्री थी, प्रमुख कवि लिखने वाली थी। तो इसका सही आंसर कविता लिखने वाली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा छयावाड़ी स्कूल। महादेवी वर्मा वॉज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द छयावाड़ी स्कूल ऑफ पोइट्री। महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपेंट ऑफ विच द फॉलोइंग अवार्ड। जो महादेवी वर्मा है उसको इनमें से कौन सा मतलब पुरस्कार देकर नवाजा गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मंगल प्रसाद प्राइज दिया गया था, भारत भारती दिया गया था, पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया गया था या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी के सभी अवार्ड द्वारा, सभी के सभी पुरस्कार द्वारा उसको सम्मानित किया गया था। तो जो महादेवी वर्मा थे उनको मंगल प्रसाद प्राइज भी मिला था, भारत भारती भी मिला था और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो ये तीनों के तीनों अवार्ड उनको मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ ब्लैंक अकेडमी। जो महादेवी वर्मा थी वह किस अकेडमी की साहित्य थी, साहित्य अकेडमी की एक सदस्य थी, संगीत नाटक की साहित्य थी या फिर काला अकेडमी की एक सदस्य थी या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी की भी सदस्य नहीं थी। तो जो महादेवी वर्मा थी वह एक काला अकेडमी था, उस काला अकेडमी की एक सदस्य थी, एक इलेक्टेड फेलो थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला। महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ काला अकेडमी। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले। इनमें से ऐसा कौन सा गेम है, कौन सा खेल है जिसको लेखक कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कौओं के खेल से। टू बाइट एंड फ्ले, टू हाइड एंड सीक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से एक खेल है टू हाइड एंड सीक। इस कहानी को, इस खेल को जो लेखक हैं वे तुलना करते हैं कौओं के खेल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू हाइड एंड सीक। वट डिड सी विच वॉज अमेजिंग। इनमें से किस चीज़ को लेखिका ने देखा था जो उसको बहुत ही अमेजिंग लगा था, बहुत ही गजब सा लगा था। एक टीनी बेबी स्क्विरल, उसने एक टीनी बेबी रनिंग, एक छोटे से बच्चे को दौड़ते हुए देखा था, तब उस लेखिका को वह देखा हुआ बहुत ही गजब का लगा था। एक टीनी बेबी स्क्विरल, उसने एक गिलहरी के छोटे से बच्चे को देखा था। एक टीनी बेबी स्क्विरल इन रनिंग, एक छोटे से गिलहरी बच्चे को दौड़ते हुए देखा था या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं देखा था। तो आपको हमने पाठ में ही पढ़ाया था कि जो लेखिका थी उस लेखिका ने एक टीनी बेबी स्क्विरल मतलब एक गिलहरी की छोटे बच्चों को देखा था जो कि उसको बहुत ही गजब लगा था। तभी तो उन्होंने उसको अपने घर लाकर उसका अच्छे से मलहम पट्टी करके उसको ठीक किया था जब उसको कौवे के द्वारा घावित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए टीनी बेबी स्क्विरल। ए टीनी बेबी स्क्विरल सी विच वॉज बहुत ही अमेजिंग था। हाउ मैनी वाउंड ऑन द स्क्विरल है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो स्क्विरल थी, जो गिलहरी थी, उसको कौओं के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। और उस कथावाचिका को, महादेवी वर्मा को, तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे कि वह बचेगा भी नहीं। तो यह जो स्क्विरल था, यह जो गिलहरी थी, उसको कितने घाव थे, 1 घाव था, 2 घाव था, 5 घाव थे या फिर 7 घाव थे। तो जो गिलहरी थी उस गिलहरी को 2 वाउंड थे अर्थात 2 घाव थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 वाउंड्स डिड द स्क्विरल है। वट वॉज एवरी वंस रिमार्क अबाउट द वाउंडेड स्क्विरल। मतलब कि वह जो घायल गिलहरी था उसको देखकर सभी के सभी लोग क्या अंदाजा लगा रहे थे। इट वुड सर्वाइव, वह बचेगा। देयर इज ए हाल्फ चांस टू सर्वाइवल, बहुत ही कम आशा है कि वह बचेगा। इट वुड नॉट सर्वाइव, यह नहीं बचेगा। या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं लगा रहे थे। तो जब उस घायल स्क्विरल को सभी लोगों ने देखा था तो सभी के सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इट वुड सर्वाइव, यह बच सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इट वुड सर्वाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज गिवन टू द स्क्विरल। इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो नाम महादेवी वर्मा के द्वारा स्क्विरल को, गिलहरी को दिया गया था। गोती, गील, गीलू या फिर गिल्ला। तो पाठ का ही नाम है गीलू। तो आप पाठ से अंदाजा लगा लिए होंगे कि वह जो स्क्विरल था उस स्क्विरल को गीलू नाम दिया गया था, तभी तो पाठ का नाम गीलू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीलू। गीलू नेम वॉज गिवन टू द स्क्विरल।
विच द गे विच गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पहले भी आया कि हमने बताया कि एक आपको ऊपर वर्ड दिया रहेगा और उसी से रिलेटेड वर्ड आपको इसमें खोजना है। तो अमेजिंग का मतलब होता है गजब सा, तो वंडरफुल का मतलब तो अनोखा होता है, जॉयफुल का मतलब खुशी होता है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं होता। तो बच गया एस्टोनिशिंग। तो अगर आप एस्टोनिशिंग का मतलब नहीं भी जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि एस्टोनिशिंग का मतलब ही होता है गजब सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग इज द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग और एस्टोनिशिंग एक सिनोनिम्स हैं। इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विद फिल्म्स। इस पाठ में जो लेखक हैं वे भारतीय फिल्मों को किन फिल्मों से तुलना करते हैं, भारतीय फिल्मों को किन फिल्मों से कंपेयर करते हैं, कोरियन फिल्मों से, जापानीज फिल्मों से, वेस्टर्न फिल्मों से या फिर पाकिस्तानी फिल्मों से। तो जो यह लेखक हैं, इस पाठ में जो लेखक है सत्यजीत राय, वे इंडियन फिल्म्स को, भारतीय फिल्मों को वेस्टर्न फिल्म से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेस्टर्न फिल्म्स। The cinema in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architectures and host of other arts major and minor। यह जो सिनेमा है यह इन सभी चीज़ों का क्या है, मिश्रण है, कंबाइंस है, डिस्ट्रॉयज है, डिलीट्स है या फिर रेस्क्यूज है। तो यह जो सिनेमा बनता है यह इन सभी चीज़ों के मिश्रण से बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ पोइट्री से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, ड्रामा से, आर्किटेक्चर से, होस्ट से और अदर आर्ट्स एंड मेजर ऑफ माइनर से। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से ही सिनेमा बनता है, फिल्म का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंबाइंस, मिश्रण से। Often by a queer process of reasoning, blank was equated with action and action with melodrama। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मूवमेंट, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग या फिर डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट ही बहुत जरूरी है क्वीर प्रोसेस के लिए, एडुकेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मूवमेंट। What our cinema need above everything else is a style, an item, a sort of blank of cinema which would be uniquely and recognizable Indian। हमारी जो सिनेमा है उसको किस चीज़ की और ज़रूरत है कि सभी के सभी उसको स्टाइल से देखें, एडियम से देखें, शॉर्ट से देखें और सभी सिनेमा जो हमारा सिनेमा वह एक यूनिक लगे, अद्भुत लगे और रिकॉग्नाइजेबल इंडियन लगे। तो उसको बहुत ही फाइनेंस, अच्छे पैसे की ज़रूरत है, उसको स्टूडियो की ज़रूरत है, उसको एक प्रकार की समूह की ज़रूरत है हमारे सिनेमा को, या फिर उसको एक आइकोनोग्राफी की ज़रूरत है। तो हमारी जो सिनेमा है उसको एक आइकोनोग्राफी की ज़रूरत है, तभी वह यूनिक, अद्भुत लगेगा और एक रिकॉग्नाइजेबल इंडियन बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइकोनोग्राफी। वट अवर सिनेमा नीड अबव एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल एंड आइडियम आर सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडियन। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज ब्लैंक इटसेल्फ। जो सिनेमा होती है उन सिनेमों का कच्चा माल क्या होता है, स्टूडियो होता है, कैमरा होता है, हॉल होता है या फिर लाइफ होता है। तो हम आपको बता दें कि यह जो कहानियाँ बनती हैं, जो फिल्म बनती है, यह हम लोगों के जीवन पर आधारित फिल्म ही होती है। तो इसका जो कच्चा पदार्थ होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वह हम लोगों का लाइफ ही होता है, लाइफ इटसेल्फ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइफ। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। यह जो व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है इसके लेखक कौन थे, सत्यजीत राय, महादेवी वर्मा, विद्यापति या फिर पुराण सिंह। तो इस पाठ के लेखक थे सत्यजीत राय, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सत्यजीत राय। हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज़ द रॉन्ग इन इंडियन फिल्म्स के लेखक है सत्यजीत राय। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो सभी के सभी क्वेश्चन सिलेबस से थे और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 9वां क्लास था। इसके बाद इसका एक क्लास और लाया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।